हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एसएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता ही आता है एसएल वालों के लिए, और डेली यूज वालों के लिए एक 8 मार्क्स से, एक 7 मार्क्स से, एक 7 मार्क्स का आता ही है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में से जो है यूनिट 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में लार्ज इकोनॉमी आती है, स्मॉल इकोनॉमी आती है, क्लोज इकोनॉमी आती है, ओपन इकोनॉमी दोनों आती है। तो हम इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो भी नोट्स होंगे मैं इंस्टाग्राम में सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सारे नोट्स वहां अपलोड कर दूंगा मैं चैप्टर वाइज। और जिसने मेरे इंस्टाग्राम को अब तक फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम में जाके, इंस्टाग्राम आईडी में जाके मुझे फॉलो कर ले, और जिसने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा नेट एक्सपोर्ट के ऊपर है। देखो, नेट एक्सपोर्ट होता क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो माल यहां से बाहर गया और बाहर से हमारे पास आया, मतलब मान लो डोमेस्टिक से फॉरेन कंट्री गया, फॉरेन कंट्री से हमारे पास आया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ, उसको हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। ठीक है ना। तो नेट एक्सपोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। नेट एक्सपोर्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एम करके भी लिख सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, हमने जो खर्चा करा डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज में करा। दूसरा होता है हमारा फॉरेन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, फॉरेन की स्पेंडिंग करी ऑन डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज पे। ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट में हमारे स्मॉल ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते, जो मैंने लिखा है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी होती क्या है? स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, छोटा पार्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमी का। मान लो सपोज ये ए है, ये पूरा वर्ल्ड है, तो ए एक छोटा पार्ट है पूरे वर्ल्ड का, इसको हम बोलेंगे स्मॉल ओपन इकोनॉमी। ठीक है, छोटा पार्ट होता है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का। होप सो आपको नेट एक्सपोर्ट के बारे में पता लग गया होगा। हम आगे चलते हैं। जो आगे हमारा है डोमेस्टिक स्पेंडिंग क्या होता है? ठीक है ना। देखो, ऑन डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज हैज 3 सब पार्ट नेमली। डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज के 3 सब पार्ट नेमली होते हैं। एक होता है सीडी, एक होता है आईडी, एक होता है जीडी। सीडी का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, जो हम कंजम्पशन करते हैं। आईडी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। जीडी का मतलब होता है गवर्नमेंट परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट परचेज करती है हमारी इकोनॉमी के लिए। इनके बारे में बताया गया। आगे हम चलते हैं। इन तीनों को हम अगर ऐड करते हैं, सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी, तो बन जाता है डोमेस्टिक स्पेंडिंग। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डोमेस्टिक spending can be defined as it is the sum total of consumption, investment and government purchase of domestic goods and services is called domestic spending। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं फॉरेन स्पेंडिंग की तरफ। फॉरेन स्पेंडिंग में क्या होता है? ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज अकर व्हेन देयर आर एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज इट इज गिवन बाय द सिंबॉलिक एक्स। अगर हम क्या करते हैं, मान लो डोमेस्टिक गुड्स सर्विसेज को कहीं फॉरेन में बेचते हैं या फॉरेन के गुड्स हम बाहर से लाते हैं, वैसे तो सिंबल एक्स दे रखा है, मतलब एक्सपोर्ट के बारे में बता रखा है। हम डोमेस्टिक गुड्स को अगर बाहर भेजते हैं तो उसको बोलेंगे फॉरेन स्पेंडिंग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि फॉरेन स्पेंडिंग को बोलते कैसे हैं। जैसे वाई हो गया हमारा इनकम, सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी प्लस एक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट होगा। वी ऑल्सो नो दैट सी क्या होता है हमारा? सीडी प्लस सी एफ। सी मतलब होता है टोटल कंजम्पशन, सी एफ मतलब होता है हमारा कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, और सीडी क्या होता है? डोमेस्टिक, जो मैंने अभी पीछे बता दिया। ऑल्सो आई इक्वल टू आईडी प्लस आई एफ। सिमिलरली इसके जैसा होता है, आई मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, आई एफ मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड एंड सर्विसेज। अगला होता है जी इक्वल टू जीडी प्लस जी एफ। जी मतलब होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी एफ होता है गवर्नमेंट परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों में कॉमन बात क्या है? अगर आपको एक लर्न करना है, सी इक्वल टू सीडी प्लस सी एफ कर लेना, बाकी अपने आप हो जाएगा, सिर्फ सी आई जी चेंज होता रहेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है इन अदर वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक स्पेंडिंग होता है सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं वाई में से सी माइनस सी एफ कर दूं तो सीडी आ जाएगा। आईडी में आई माइनस आई एफ कर दूं तो हमारा आईडी आ जाएगा। जी में से जी माइनस जीडी में से जी माइनस जी एफ कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? जीडी आ जाएगा। तो ये है क्या? सीडी इक्वल टू सी माइनस सी एफ होता है, मतलब टोटल कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फॉरेन में जो होता है, तो डोमेस्टिक हमारा निकल जाता है। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं एक बात बोलूं तो सी इक्वल टू सी एफ प्लस सी डी हो गया ना। तो इस इक्वेशन जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के लिख लो, वो आप पे डिपेंड होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने सॉल्व करा, सी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स कर लिया, और सी माइनस करके कॉमन ले लिया, सी एफ प्लस आई एफ और जी एफ को एक साथ लिख दिया। तो ये क्या है? सारा फॉरेन स्पेंडिंग है ना। तो ये हमारा एम हो गया, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो एक्स माइनस एम क्या हो गया हमारा? इंपोर्ट हो, एम इंपोर्ट होता है। तो इक्वल टू सी एफ प्लस आई एफ इक्वल टू जी एफ क्या एम के बराबर हो गया हमारा। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा वाई है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स हो जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है हमारे 12th क्लास में, तो इस तरीके से बना है। समझ आ गया आपको? हम आगे चलते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट पूरे क्लियर करवा दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी सिचुएशन क्या आती है, ट्रेड सरप्लस की आती है। देखो पहला होता है ट्रेड सरप्लस, जब हम सरप्लस ज्यादा कर रहे हैं, हम ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, जब हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे इनकम ज्यादा है सी प्लस आई प्लस जी से, व्हेन आउटपुट इज मोर देन द डोमेस्टिक स्पेंडिंग, जब हमारा आउटपुट ज्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होते हैं तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेड डेफिसिट, जब हमारा इनकम क्या होती है, छोटी होती है किससे, डोमेस्टिक स्पेंडिंग से, व्हेन आउटपुट इज लेस देन द डोमेस्टिक स्पेंडिंग, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इज स्मॉलर देन इम्पोर्ट। और थर्ड जो हमारा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जब हमारा वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता है, जब हमारी आउटपुट किसके इक्वल होती है, हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग के इक्वल होती है। देखो इनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, आप छोटे मोटे ट्रिक्स बना सकते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं हमारे अगले तरफ। अब ट्रेड बैलेंस के बारे में पढ़ता हूं। ट्रेड बैलेंस होता क्या है, ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर आवर नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम ये डिफाइंड होता है जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसको हम ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। जैसे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, अगर मैं c को उठा के ले जाऊं, i को उठा के ले जाऊं, g को उठा के ले जाऊं, हमारे इक्वल टू एन एक्स हो गया। तो s क्या होता है हमारा i प्लस एन एक्स, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लस एन एक्स हमारा उसके बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकम में से अगर मैं तीनों को माइनस करूं तो हमारा सेविंग ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है प्लस हमने एनएक्स कर दिया, तो एस इक्वल टू नेशनल सेविंग हो गया। तो नेशनल सेविंग क्या हो गया हमारा, प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी, पब्लिक सेविंग गवर्नमेंट से निकाल लेंगे। तो मेरा क्या हो गया, y माइनस सी माइनस जी हो गया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टैक्स मेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो s माइनस आई इक्वल टू एनएक्स आ गया हमारा, ये हमारी ये वाली क्वेश्चन हमने उतार ली। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल टू ट्रेड बैलेंस हो गया है हमारा। तो ये इस तरीके से हमारा निकलता है, जब हमारे सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारा एनएक्स के बराबर हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं जो हम नेट कैपिटल आउटफ्लो करते हैं वो हमारे ट्रेड बैलेंस के बराबर होता है। तो ट्रेड बैलेंस क्या था, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर आवर नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो अमाउंट रिसीव होता है हमारे नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए, उसको हम ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ये मैंने यहाँ हैंस प्रूफ कर दिया। तो जो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो। जो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो निकला। हम आगे चलते हैं। तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो इट शोज द एक्सेस ऑफ डोमेस्टिक सेविंग ओवर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जो हमारा एक्सेस ऑफ डोमेस्टिक सेविंग होता है, जो हमारा डोमेस्टिक सेविंग होता है, जो भी एक्सेस में होता है ओवर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट दैट फॉरेनर आर लेंडिंग टू अस। जो फॉरेनर हमसे उधार लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द अमाउंट डोमेस्टिक रेजिडेंट आर लेंडिंग अब्रॉड, जो हम अब्रॉड में भेजते हैं। इट इज शोड इंटरनेशनली फ्लो ऑफ फंड, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड का होना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। इसके तीन केस होते हैं, जब सेविंग ज्यादा होती है, सेविंग कम होती है, सेविंग इक्वल टू होती है। अगर सेविंग इक्वल टू होती है तो क्या होता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा जीरो होता है। ठीक है ना, अगर हमारी सेविंग छोटी होती है तो नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा माइनस में होता है, बिकॉज वी आर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर बोरो करते हैं। अगर हमारी सेविंग ज्यादा होती है हम फॉरेनर को उधार देते हैं। ठीक है, तो अगर सेविंग ज्यादा होगी तो उधार, सेविंग कम होगी तो लेंगे, सेविंग इक्वलिटी होगी तो कुछ नहीं करेंगे। हम पागल थोड़ी जो हम पैसे लगा के दोबारा करेंगे। हम आगे चलते हैं। पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपको ध्यान लगा के देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन में से जो पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना जो हमारी स्मॉल ओपन इकोनॉमी के बारे में है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। जो पहला हमारा वर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, जो रियल इंटरेस्ट रेट है हमारा, जो हमारी जो पुरानी इकोनॉमी में रियल इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है वो हमारा इक्वल होता है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के, और रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उसको प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, जो पूरी वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट में लिया जाता है। तो वर्ल्ड वाले को हम इससे डिनोट करेंगे, रियल वाले को आर से डिनोट करेंगे। हम देखते हैं स्मॉल ओपन इकोनॉमी कैन ऑलवेज गेट लोन एट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। स्मॉल ओपन इकोनॉमी को जो लोन मिलता है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है, जो पूरी दुनिया को मिलता है। सो इट नीड नॉट पे मोर इंटरेस्ट रेट देन आर स्टार, उनको इससे ज्यादा लोन ज्यादा पे इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ता। ऑल्सो स्मॉल ओपन इकोनॉमी कैन ऑलवेज अर्न वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या कर सकती है, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट क्या कर सकती है, अर्न कर सकती है ऑन इट्स लैंडिंग वाला उधार देना। सो इट नीड नॉट लैंड एट लेसर इंटरेस्ट रेट देन आर स्टार। तो वो क्या करती है, उसको नीड नॉट क्या करना चाहिए, वो ज्यादा उधार नहीं देगी लेस इंटरेस्ट रेट में आर स्टार से। मतलब ये कह सकते हैं स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या कर सकती है, ज्यादातर अर्न करती है और लैंड करती है हमारा कौन से रेट पे, आर पे, तो वो आर स्टार से ज्यादा पे नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बहुत सुंदर बनाया,
आप देख सकते हैं मैंने ये रेड पेन से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, वैसे रेड पेन से बना लेना है, ठीक है ना। फिर आपको ये वाली लाइन बनानी है ऐसे IR, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फिर हम सेविंग से कट कर देंगे इस पॉइंट पे, ये हमारा R स्टार आ गया, ये R स्टार, ये वाला R स्टार आ गया हमारा, ये फर्स्ट वाला करना है। इस पॉइंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। मान लो क्या हो गया, अगर हमारा इकोनॉमी R1 पे चलेगी, ये ऊपर होगी R1 पे, तो क्या होगा, हमारा ट्रेड सरप्लस हो जाएगा क्योंकि सेविंग हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट से। अरे मैं इकोनॉमी नीचे आ गई तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो यही बोला जाता है as it is the saving curve which is a vertical line, as saving curve है जो vertical line है, because saving does not depend on the interest rate, saving interest rate पे depend नहीं होती। in this model the vertical line shows the supply of loanable funds, इसको हम loanable funds भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी vertical line है। तो IR क्या है हमारा, it is the investment curve which is downward sloping, investment curve downward sloping होता है because at high interest rate few investment projects are profitable, high interest rate में कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसके R1 स्टार के बारे में जानना। R1 स्टार कौन सा, हमारा ऊपर वाला, R2 हमारा नीचे वाला है। तो R1 स्टार क्या था हमारा, तो बता रखा है अगर इफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज R1 स्टार, सेविंग आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट, ट्रेड सरप्लस हो गया, मैंने दिखा दिया था। एक्सेस लेंड टू द अदर कंट्रीज, हम लोगों को लोन ज्यादा दे सकते हैं, ये बात मैंने बताई थी। सेविंग ज्यादा होती है, हम लोगों को लोन देते हैं, फॉरेनर्स को लोन देते हैं। द नेट कैपिटल आउटफ्लो इज पॉजिटिव, NCO हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम CF बोलते हैं। R2 स्टार क्या होता है, जब हमारा ट्रेड डेफिसिट था, इफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज R2 स्टार, सेविंग आर लेस देन द इन्वेस्टमेंट, द शॉर्टेज इज बोरोड फ्रॉम द अब्रॉड, हम उधार लेंगे फॉरेन कंट्री से। द नेट कैपिटल आउटफ्लो इज नेगेटिव, देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, तब क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। R स्टार क्या था, जब हमारी इकोनॉमी बराबर होती है, ना हमें किसी से उधार लेना पड़ता है, ना हम किसी को उधार देंगे, बैलेंस्ड इकोनॉमी होती है, तब हम बोलते हैं बैलेंस जीरो R स्टार को, जैसे मैंने तीनों में आपको शॉर्टकट में बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन ट्रेड बैलेंस इन अ स्मॉल इकोनॉमी। क्या क्या इफेक्ट होता है पॉलिसीज का ट्रेड बैलेंस पे हमारे स्मॉल इकोनॉमी में। जो हमारा पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम। देखो एक्सपेंशन का हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो डिमांड होता है। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, प्राइस का कम होना, क्वांटिटी का ज्यादा बढ़ना। इसको माइंड में हमेशा एक शॉर्टकट बना के रखना। ऐसा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक पॉइंट को ढंग से समझा सकता है। हम देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। इफ द होम कंट्री फॉलोज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब होम कंट्री मतलब इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया सोचेंगे। अगर हमारी होम कंट्री फॉलो करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, देन गवर्नमेंट परचेजेस जी इंक्रीज, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने परचेजेस इंक्रीज कर देगी। अब गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। अब कंजम्पशन कब इंक्रीज होगी, जब टैक्स कम होगा। कॉमन सेंस सी बात है, तीन बात का ध्यान रखना, परचेज बढ़ रहा है और हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट टैक्सेस हमारा कम हो रहा है। तीन बात का ध्यान रखना। एज ए रिजल्ट नेशनल सेविंग विल रिड्यूस, तो जब हम खर्चे कर रहे हैं तो नेशनल सेविंग तो रिड्यूस होगा ही होगा ना। तो शॉर्टकट समझो, परचेज बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, नेशनल सेविंग कम हो गया। तो जिससे क्या होगा, सिंस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट रिमेन द सेम, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज। तो R स्टार हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं 5 पॉइंट लर्न कर लूँ, परचेज इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, टैक्स डिक्रीज, नेशनल सेविंग डिक्रीज, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, हमारा लर्न हो गया। तो इस तरीके से हमें शॉर्टकट तरीके से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम मैंने बहुत प्यार से बना रखा है। अगर डायग्राम में मैंने ये देखिए पूरा बना रखा है, तो डायग्राम आप देख लेते हैं पहले थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ। जैसे मैंने देखो डायग्राम बना रखा है ये वाला, सबसे पहले आप इस पेन से बनाएंगे। ये हमारा जो हमारा y एक्सिस है वो रियल इंटरेस्ट रेट का है, जो x एक्सिस है हमारा इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग का है। सबसे पहले हम सिंपल लाइन बनाएंगे S की और इसको इससे कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये I स्टार हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक और सेविंग कर्व बनाएंगे जो हम लेफ्ट और शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट करते ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। तो ये एक्सपेंशन पॉलिसी है। एक्सपेंशन पॉलिसी में क्या होता है, प्राइस कम होते हैं, तो प्राइस कम होने का। अब मैं सप्लाई में एक्सपेंशन पॉलिसी बताऊं, अगर मेरे को पता था सप्लाई की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या होती है। सप्लाई में क्या होता है, हमारा क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है और प्राइस भी कम होता है। ठीक है ना, तो हमारा एक्सपेंशन पॉलिसी हो जाएगा पूरा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्या हमारा, देखिए सप्लाई में एक्सपेंशन पॉलिसीज क्या होती है, ये होती है, ये रही। हाँ, सप्लाई में क्या होता है, देखो एक्सपेंशन पॉलिसी ऐसे होती है कि राइटवर्ड जब जाता है तो राइटवर्ड जाता है तो हमारा एक्सपेंशन होता है, लेफ्टवर्ड आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसमें क्या, हमारे क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है। तो जब क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है,
हम क्वांटिटी बढ़ा दी तो लोगों की सेविंग तो कम हो रही है ना, तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो यही बात है, तब बिकता नहीं है एक्सपेंशन पॉलिसी में इतना सामान। तो पॉइंट ही क्या बोलता है, इट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ बैलेंस ट्रेड वेयर एस इक्वल टू आई। ये वो पॉइंट है, पॉइंट ही जहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एस इक्वल टू आई। S1 कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, इट इज द न्यू सेविंग कर्व। ये न्यू सेविंग कर्व है, रिडक्शन इन द नेशनल सेविंग इज शोन बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ एस कर्व। हमारा नेशनल सेविंग है जब हमारा एसवर्ड हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आर स्टार कौन सा पॉइंट है हमारा, आर स्टार वो पॉइंट है एट दिस अनचेंज वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग ट्रेड डेफिसिट अकर एट AE। मतलब क्या हो रहा है, जो आर स्टार है हमारा, ये वाला जो ये वाला पॉइंट है आर स्टार है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या अनचेंज हमारा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या होता है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट अकर होता है वो भी कौन सा, ये वाला ट्रेड डेफिसिट हमारा अकर होता है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वो सारे पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड के बारे में पढ़ते हैं। इफ द फॉरेनर कंट्रीज फॉलोड एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और फॉरेन कंट्री फॉलो करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन कंट्री अब होम कंट्री नहीं फॉरेन कंट्री, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इन गवर्नमेंट परचेज देन वर्ल्ड सेविंग विल रिड्यूस, वर्ल्ड सेविंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वर्ल्ड की सेविंग रिड्यूस हो जाएगी। एंड कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट राइज, वर्ल्ड का इंटरेस्ट आज सर हमारा बढ़ना शुरू कर देगा। इट विल टर्न द रेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उधार भी लोगों का बढ़ जाएगा। फॉरेन कंट्रीज उधार लेते तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ अवर स्मॉल इकोनॉमी फॉल, जब हमारी इकोनॉमी का पैसा ही नहीं रहेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ये चीज मैंने ग्राफिकली दिखा रखी है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं ग्राफिकली देखने के लिए। सबसे पहले क्या करा मैंने, इसे एक्सेस प्लॉट करा, मैंने ये बनाया, ऐसे इंटरसेप्ट कर दिया। जैसे कि वो हमारा आर स्टार रेट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया, ट्रेड सरप्लस हो गया। तो ट्रेड सरप्लस हमारा क्या शो करता है, ट्रेड सरप्लस ये शो करता है हमें कि R1 स्टार क्या है, R1 स्टार ये राजो बोलता है इट इज द इनिशियल रेट। ये जो हमारा इनिशियल रेट है, ये स्टार्टिंग में जो है, जो मैं एस इक्वल टू आई होता है बैलेंस रेट होता है। R2 स्टार क्या होता है, ये फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, हमारी वर्ल्ड सेविंग फॉल होगी तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट राइज टू आर स्टार, देयर इज नो चेंज इन डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, डोमेस्टिक SNI कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ। ये देख सकते हैं डोमेस्टिक SNI कर्व R2 वो बिल्कुल R2 की जगह है। इंटरेस्ट रेट ये बिल्कुल इंटरेस्ट रेट पे, सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट, सेविंग ने बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट को, देयर इज अ ट्रेड सरप्लस AA1, ये हमारा ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को लर्न करना, मतलब शॉर्टकट है, डायग्राम हमें सब कुछ बता रहा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे केस 3 की तरफ। केस 3 क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में क्या फर्क पड़ा था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। तो इफ द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ऐसी पॉलिसीज बनाती है दैट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल विल शिफ्ट राइटवर्ड, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट राइटवर्ड जाएगा, सही बात है। एंड कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड डेफिसिट विल टेक प्लेस, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट तो होना ही होना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द रिवर्स सिचुएशन विल ऑल्सो होल्ड, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगा, तो ट्रेड उस टाइम क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट क्या हो जाएगा, वो टेक प्लेस नहीं होगा, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। इट इज अ ग्राफिकली शोन इन द नेक्स्ट पेज, मैंने नेक्स्ट पेज में शो कर रखा है ग्राफिकली, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे कर्व बनाया और ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आर स्टार हो गया। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का राइटवर्ड जाता है तो मेरा ये इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये मैं आगे खींच दूंगा तो ये क्या हो गया, मेरा ट्रेड डेफिसिट हो गया ना, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। तो यही बात बता रही है कि आर स्टार हमारा इनिशियल लेवल है, IR1 क्या था जो हमारा इनिशियल लेवल का कर्व था, तो IR1 ये वाला जो था हमारा क्या है, दिस इज द न्यू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट शेड्यूल इन स्मॉल इकोनॉमी एट द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट आर स्टार, इसके मुकाबले तो इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हो गया कौन सा, A1, ये हम ले सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट हो गया। इस तरीके से बताया गया है। कोई डाउट है आपको तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो इसी चैप्टर का पार्ट 2 है वो मैं इसी वीडियो में करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको बोले एक वीडियो को ढंग से प्रॉपर तरीके से देखिए, मैं वीडियो को स्प्लिट नहीं करना चाहता, तो मैं इसी में पार्ट 2 भी करा रहा हूँ। तो मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मैं इंडियन हूँ, एक US है, ये A और ये B है, तो मैं अगर A वाला इंडिया की जो वैल्यू है एक मतलब कि अगर हमें $1 मिलता है तो हमें 60 रुपए देने पड़ते हैं, तो यही एक्सचेंज रेट है। मैंने क्या करा, $2 लिए तो मैंने 120 रुपए दिए। तो एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में हम पैसों को लेन देन करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री ट्रेड विद द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। बिल्कुल सही। तो दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, जो हम इस वाले 3rd ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
वैसे होते हैं और भी है, हम दो इस बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कौन सा होता है ये हम पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच पीपल ट्रेड द करेंसी ऑफ वन अनदर, जब पीपल एक दूसरे की करेंसी को ट्रेड करते हैं फॉर द करेंसी ऑफ अनदर करेंसी। मान लो मैंने तुम्हें इंडियन रुपीज दिए, तुमने मुझे यूएसए डॉलर दिए, अगर मैंने 180 रुपये दी तो मुझे $3 देगा ही देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच पीपल ट्रेड द गुड प्रोड्यूस्ड बाय द टू कंट्रीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। जिस ट्रेड में पीपल लोग लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं इंडियन हूँ, बी वाला बंदा फॉरनर था, तो मैंने बोला भाई मैं $1 के तुम्हें 60 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 40 रुपए दूंगा, क्या तुम ट्रेड करोगे? तो वो रियल एक्सचेंज रेट है, क्योंकि जिसमें पीपल ट्रेड कर रहे हैं या वो ज्यादा में दे रहा है गुड्स, तो उसको हम बोल सकते हैं। अच्छा 70 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लोगों पे, ना कि हम पे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या क्या होते हैं, मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया। हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, RER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। तो रियल एक्सचेंज रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, जो रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, पहले रियल का पढ़ते हैं। नॉमिनल को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड के साथ, डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स के साथ, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ई, इसको हम जो लिख सकते हैं ई इंटू ई बड़ा ई इंटू छोटा ई इंटू पी स्टार। छोटा ई क्या है? रियल एक्सचेंज रेट, ई क्या है हमारा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, से नंबर ऑफ रुपीज पर डॉलर, पी हमारा डोमेस्टिक प्राइस पर लेवल, इंडिया इन टर्म्स ऑफ रुपी, पी स्टार क्या है? फॉरेन प्राइस लेवल, से अमेरिका मेजर इन डॉलर। तो हम ये भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई इंटू, अब मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँ, मान लो मैं इसको नीचे कर देता हूँ या इसको यही रहने देता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, तो बात एक ही है ना, मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल तरीके से लिखा हुआ मैंने। आगे हम चलते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन रियल, क्या क्या इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज होती है? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन रियल एक्सचेंज रेट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, क्या क्या इफेक्ट होती है रियल एक्सचेंज रेट का हमारी स्मॉल ओपन इकोनॉमी में? केस 1 है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आइटम। ध्यान रखना एक्सपेंशनरी है, तो एक्सपेंशनरी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। जब हमारा, अगर मैं बोलूं, जब हमारा किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा होता है डिमांड के हिसाब से, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ डिमांड, नेट एक्सपोर्ट भी हो गया। जो आप डिमांड में क्या होता है हमारा, ये ध्यान रखना, एक्सपेंशन में क्या होता है, ये होता है प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है इसमें। एक्सपेंशन में माइंड में राइट वर्ड शिफ्ट का ध्यान रखना माइंड में, कि माइक्रो, अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो हम माइक्रो के हिसाब से सोचोगे तो थोड़ा बहुत आपको डाउट आएगा, पर माइंड में ध्यान रखना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। हर चीज हमारी राइट वर्ड जाएगी, वो कैसे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इफेक्ट क्या क्या एक्सपेंशनरी का इफेक्ट होता है हमारे घर पे, हमारे घरेलू पे। देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने, ये मेरा था S-1 को मैंने इंटरसेक्ट किया, इससे पहले ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट आगे ये बना गया। जैसे ही मेरा सेविंग मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, मैंने यहाँ लाइन खींची, इस पे इंटरसेक्ट हुआ, मेरा प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी मेरी कम हो गई। तो हम लोग इस पे सप्लाई पे फोकस कर रहे हैं, सेविंग पे फोकस कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखो, अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ, सेविंग में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, पर ये इक्विलिब्रियम मार्केट तो नहीं है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं। अगर मैं डिमांड सप्लाई दोनों को लेता हूँ, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ, मेरी सेविंग लेफ्टवर्ड जा रही है, ये मेरा कांस्टेंट है, सेविंग मेरी लेफ्टवर्ड जा रही है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम ये सिचुएशन बनी है, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम होगी, देखा। तो ये सेम टू सेम, जब दो चीज को इंटरसेक्ट करके जोड़ोगे ना, तभी हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिट करती है। तो मैं इसको समझाता हूँ, इफ द होम कंट्री फॉलो एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगर हमारी होम कंट्री एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है, वो भी किसमें, स्मॉल ओपन इकोनॉमी में, देन नेशनल सेविंग विल रिड्यूस, हमारी सेविंग कम हो जाएगी, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। सिंस S रिड्यूसेस S-I, S रिड्यूसेस किस में हो जाएगा, S1 - I से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही रिड्यूस होगा तो क्या होगा, 10 NX रिड्यूसेस, नेट एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो रहा है, जैसे हमने डायग्राम में देखा ही, मैं फिर भी दिखा देता हूँ, नेट एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो गया। जैसे ही मेरा नेट एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ, दिस रिजल्ट इन ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। दिस इट इज ग्राफिकली शोन, जो दिखाया मैंने। S-I क्या था, इट इज द इनिशियल सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर्व। NX क्या था, इट इज द नेट एक्सपोर्ट कर्व। पॉइंट ही क्या था, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जहां पर हमारा NX इक्वल टू S-I कर रहा है। इट गिव OE1 एज द इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट एंड NX1 एज द लेवल ऑफ नेट एक्सपोर्ट, ये पूरा दे रखा है। S-I ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम, सेविंग रिड्यूसेस फ्रॉम S to S1, तो सेविंग हमारी कम हो गई थी, मैंने बताया था। दस न्यू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर्व बिकम्स S1 - I एंड दस द पॉलिसी शिफ्ट S-I कर्व लेफ्टवर्ड। ये मैंने एक्सप्लेनेशन देख रही है पूरी, S1 and S1 - I। सो द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ फॉल इन सेविंग इज दैट SS of rupees,
economics says so that the economics meaning of fall in saving is that SS of rupees is to be invested abroad falls। मतलब ये बता रखा है कि एक्सपेंसिव पॉलिसी की वजह से क्या क्या हुआ था, हमारी होम सेविंग रिड्यूस हो गई थी, एस से S1 में कम हो गई थी, जिससे हमारा न्यू सेविंग माइनस में चली गई थी। फिर क्या हुआ था, हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो गया था, जिससे क्या होता है हमारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होने लगी थी। ये जो हमारा मेन पॉइंट था, ठीक है ना, S1 - I के बारे में। तो हम आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट था, पॉइंट ही क्या था हमारा, द न्यू S1 - कर्व इंटरसेक्ट अनचेंज NX कर्व एट पॉइंट E1। तो बता रहे जो हमारा पॉइंट E1 कौन सा था, ये वाला पॉइंट E1, ये वो पॉइंट था जहां पर अनचेंज आया था। ये लेफ्ट होने के बाद क्या होता है, NX हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया था, हमारा E2 भी E2 भी था, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट NX2 था, ठीक है ना, ये बताया गया हमारा। आगे हम चलते हैं, केस इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड। एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है, जब हमारी अब्रॉड फॉलो करती है। इफ द फॉरेन कंट्रीज फॉलो एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट परचेजेस, अगर गवर्नमेंट परचेजेस की बात करें तो देन वर्ल्ड सेविंग विल फॉल, वर्ल्ड की सेविंग खराब हो जाएगी। जब गवर्नमेंट की परचेज हम बढ़ाते तो वर्ल्ड सेविंग तो फॉल होगी एंड वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट विल राइज, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। राइज की वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का। as a result S - I will rise, S - जो I था हमारा वो राइज हो जाएगा, दैट इज NX विल राइज, NX भी बढ़ जाएगा हमारा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर ट्रेड सरप्लस, मतलब सब कुछ इंक्रीज में जा रहा है इस टाइम। देखिए ऐसे, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये देख सकते हैं, ये मैंने पूरा दिखाया होगा आपको, इस तरीके से नोट्स देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, ये मेरा डायग्राम है जा रहा होगा, ये मैंने क्या करा, पहले S - I बनाया, ये मेरा E1 था। जैसे ही मैंने प्राइस को इंटरसेक्ट सेविंग को राइटवर्ड लेकर गया तो क्या इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, जिससे क्या पता लगा मेरा रियल एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हो रहा है, जिससे मेरा नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो पॉइंट E क्या शो करता है, पॉइंट E शो करता है कि इक्विलिब्रियम शो करता है इनिशियल लेवल का। NX क्या शो करता है, NX शो करता है NX इक्वल टू S - I हो जाता है, ये वाला, ये बिल्कुल इक्वल हो जाता है। इट गिव OE1 देता है, ये इंटरेस्ट रेट रियल एक्सचेंज रेट देता है, ठीक है। NX1 एज द लेवल ऑफ नेट एक्सपोर्ट। तो जैसे हमारा S - I R2 क्या होता है, ड्यू टू द एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड सेविंग हमारी फॉल हो जाती है। क्यों फॉल होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा धीरे धीरे क्या होता है, राइज होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट रेट राइज होता है R1 से R2 की तरफ, ठीक है। जैसे हमारा R1 से R2 आता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों फॉल होती है, क्योंकि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। इट इज शोन बाय इंक्रीज इन द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ SNSI। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिखाया नहीं गया इसमें, नॉर्मल रियल एक्सचेंज रेट के बारे में बताया गया है, बट इसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि जब क्या होता है वर्ल्ड सेविंग इंटरेस्ट रेट बढ़ता है फ्रॉम R1 से R2, तभी हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉल होती है। इट इज शोन बाय इंक्रीज शिफ्ट ऑफ S - I R1 से दिखाया गया है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये बताया गया कि जो कर्व S - I R2 कर्व जो बताया गया है, द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ फॉल इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज दैट सप्लाई ऑफ रुपीज टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड राइजेस। जब सप्लाई, तो इसका मतलब क्या है, जैसी S - I जो R2 कर्व है, इसका इकोनॉमिक मतलब क्या है, जो हमारी जैसी डोमेस्टिक इनकम, हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉल हुई है, तो सप्लाई ऑफ रुपीज क्या होगी, हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें डॉलर मिल सके, ये बात का ध्यान रखना। तो पॉइंट E1 क्या शो करता है, पॉइंट E1 ये वाला पॉइंट E1 क्या शो करता है, T2 पे हमारा नेट एक्सपोर्ट फॉल हो रहा है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट टेक प्लेस एट पॉइंट E1 वेयर न्यू S - I R2 कर्व इंटरसेक्ट देन अनचेंज NX कर्व। इससे रिजल्ट क्या क्या होता है, फॉल इन द इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट फ्रॉम OE1 टू OE2, राइज इन द नेट एक्सपोर्ट फ्रॉम NX1 टू NX2, अकरेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस धीरे धीरे होने शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा केस थर्ड है और जो बता रहा है इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, ये मैंने बना दिया। डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है, सेम टू सेम वही है, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले ये वाला कब बनाएंगे, ये वाला E1 वाला, जैसे इंटरसेक्ट होगा सेविंग हमने लेफ्ट हैंड में ले गए हमारे E1 की तरफ, हमारे रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट फॉल हो गया। तो यही बात है, पॉइंट E था, इट इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, NX इक्वल टू S - I सबको पता है। इट गिव्स OE1, ये सब नॉर्मल बातें लिख सकते हो, OE1 एज रियल एक्सचेंज रेट एंड NX1 एज द सेम टू सेम बातें जो मैंने हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। अब इसके डायग्राम को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, देखिए। तो ये बता रहा है S - I जो हमारा S - I है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 टू I1, जो क्या है हमारा S से इससे जा रहा है।
तो S1 एज ए कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड S-1 टू S-1, ठीक है ना, इसमें लेफ्टवर्ड जा रहा है। द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ राइज इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एट द गिवन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इज दैट सप्लाई ऑफ रुपीज टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड फॉल्स, कि हम फॉरेन कंट्री में सप्लाई कम कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी सारी यहाँ पर हो रही है। तो पॉइंट इवन क्या शो करता है, न्यू इक्विलिब्रियम टेक प्लेस एट पॉइंट इवन वेयर NX इक्वल टू S-I, इट रिजल्ट हमारा इक्विलिब्रियम जो रियल एक्सचेंज रेट है वो OE से OE2 चले गया, हमारा OE से OE2 चले गया, इक्विलिब्रियम मेरा बढ़ गया रियल एक्सचेंज रेट का। तो फॉल इन द नेट एक्सपोर्ट फ्रॉम NX टू NX1, नेट एक्सपोर्ट हमारा फॉल हो गया। जैसे नेट एक्सपोर्ट हमारा फॉल हुआ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होना शुरू हो गया। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 9 के सारे बेसिक्स जो मैंने आपको बता दिया है। तो चैप्टर नंबर 10 की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए क्या करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर।